नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। कुछ जगहों पर मानसून दस्तक दे चुका है, जबकि कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश हो रही है और आने वाले समय में मानसून पूरी तरीके से दस्तक देगा तो सभी जगहों पर बारिश होगी। और ऐसे में मानसून के सीजन में संक्रमण जनित बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बारिश में कीटाणु बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में जन्म लेते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। बरसात में जगह जगह पानी इकट्ठा होने से, हवा में नमी की वजह से और गंदगी आदि बढ़ने की वजह से कई तरीके की बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया ये आम बीमारियां हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि बारिश जब होती है तब होती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए सभी के लिए बहुत जरूरी है कि वो कुछ सावधानी बरतें और सेहत के प्रति कोई भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। तो आज आपका डॉक्टर में हमारे साथ जुड़ेंगी जनरल फिजिशियन डॉक्टर नाजिया खान। उनसे हम जानेंगे कि आखिर बुखार के प्रकार क्या हैं, लक्षण क्या है, कारण क्या है। टाइफाइड को लेकर हम बात करेंगे और भी आम बीमारियों को लेकर हम बात करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर नाजिया खान। नाजिया खान जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश हो रही है तो मौसमी बीमारियाँ जो हैं वो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं, लोगों की हेल्थ पर असर डाल रही हैं। तो यहाँ पर एक टाइफाइड जो इस वक्त हम देख रहे हैं, कोरोना काल में भी हमने देखा कि कोरोना के साथ लोगों को टाइफाइड की जो रिपोर्ट उनकी वो पॉजिटिव आ रही थी, टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो टाइफाइड आखिर क्यों होता है, इसके कारण सबसे पहले जानना चाहेंगे। और यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी चीज़, फॉल्स रिपोर्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा इसकी पॉजिटिव आ रही है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मैं टाइफॉइड जो है वो एक बहुत ही कॉमन सी आजकल बीमारी हो गई है। ये वाटर बॉर्न डिजीज है। ये पानी में कंटामिनेशन के थ्रू साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो हमें यूजुअली अपने पीने वाले पानी और जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं खाने में या किसी भी चीज़ में, तो उनसे हमें वो साफ हो, कोई कंटामिनेटेड वाटर ना हो, इस चीज़ का हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए। जिसके लिए हमें पानी हमेशा जो सरकारी पंप है उससे या फिर आरओ लोग लगवाते हैं घर में, वो साफ पानी पीना चाहिए। और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है वो पानी को हमेशा उबाल के और ठंडा करके तब पिए। और या फिर उसके लिए हमारे यहाँ सरकार काफी आजकल प्रोग्राम भी चला रही है। संचारी रोग नियंत्रण प्रोग्राम चल रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, जिसमें वो काफी संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सरकार ने काफी मुहिम चलाया है। नगर निगम से लोग जगह जगह जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग से भी काफी ध्यान दिया जा रहा है इससे कि हमारी आशाएं बहनें घर घर में जाके लोगों को ये जागरूक कर रही है इस चीज के लिए कि वो खाने पीने की साफ चीजों का इस्तेमाल करें और अगल बगल अपने घर के सफाई रखें और कहीं पानी ना इकट्ठा होने दें, जिससे उनको जैसे मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां ना हो। जी, नाजिया जी, यहाँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दर्शकों को हम एक बार फिर से याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। अगर वो भी किसी भी आम बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो फ़ोन करके डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं। आपने बताया कि दूषित पानी एक इसकी मुख्य वजह है। क्या दूषित खाना भी इसकी वजह है, उससे भी जी जी बचना चाहिए? बिल्कुल। जी बिल्कुल। दूषित पानी ये टाइफॉइड किसी भी, जैसे हम लोग बाहर यूजुअली आते हैं, बाहर जो कि इतना सफाई सुथराई से नहीं लोग बनाते हैं, तो उससे भी ये टाइफॉइड होने का खतरा रहता है। जी, टाइफाइड को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ हम अक्सर देखते हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, कि इसे हम आम भाषा में मोतीझारा कहते हैं, जिसे लोग इसे समझते भी हैं। और हमेशा उसमें ये देखा जाता है कि लोग जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो काफ़ी ज़्यादा परहेज़ रखते हैं और झाड़ा भी लगवाते हैं। क्या मेडिकल साइंस से इन सब चीज़ों को मानता है?
नाजिया, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क होने में कुछ दिक्कत आ रही है। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों को एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी आम बीमारी या कोई भी मौसमी बीमारी, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कुछ सलाह लेना चाहते हैं डॉक्टर से किसी भी बीमारी को लेकर, किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं और ठीक नहीं हो पा रही है, तो उससे जुड़ा सवाल भी आप कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, खासतौर पर जब गर्म लू चलती है तो गर्मी भी लग जाती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, ऐसे में उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इस पर भी हम आज आपका डॉक्टर में बात करेंगे। टाइफाइड को लेकर हम बात कर ही रहे हैं। और इसके अलावा बुखार कई प्रकार के होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कभी बुखार में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म हो गई है। और एक बार फिर से डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाजिया जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को पूरा करें। आपने मेरा सवाल सुना था कि ग्रामीण इलाकों में हम जो है टाइफाइड को, यहाँ पर लोग इसके लिए कई तरीके के उपाय करते हैं, झाड़ा लगवाते हैं और बहुत सारे परहेज भी घर में करते हैं, सब्जी नहीं छौंकते, इस तरीके का मिथ हम देखते हैं। क्या मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानता है? नहीं, मैं एलोपैथी की डॉक्टर हूँ और हम लोग ये झाड़ फूँक और ये बाबा टोना टोटका इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं और ये चीज़ें सिर्फ लोगों को गुमराह करती हैं। मैं सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत आए तो सरकार ने फ्री में एकदम मुफ्त एक निःशुल्क इलाज सभी स्वास्थ्य विभाग में मुहैया करा रखा है। आप प्लीज अपनी छोटी सी छोटी दिक्कत और बड़ी सी बड़ी दिक्कतों के लिए स्वास्थ्य विभाग में जाके आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढा करें। जी, टाइफाइड को लेकर यहाँ पर उनके लक्षणों के बारे में कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, या शुरुआती सिम्टम्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है? जी, टाइफाइड में सबसे ज़्यादा कॉमन दिक्कत तो ये आती है कि लोगों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब पेट खराब होना, पेट में दर्द और पतली लैट्रिन होना और बुखार, तेज बुखार भी आता है उनसे और कमजोरी बहुत लगती है क्योंकि शरीर का पानी सारा निकल जाता है। इसके पानी का लेवल सुधारना चाहिए। इसमें घर में बने ओआरएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सरकारी सेवाओं में, सरकारी अस्पतालों में फ्री में ओआरएस मिलता है। उसके लिए आप वो लेके घर में लाके उसको पी सकते हैं बना के, नहीं तो होममेड ओआरएस आप बना सकते हैं। 4:1 के रेशियो में बनता है। एक गिलास में एक चुटकी आधा आधा चम्मच शक्कर लीजिए और एक चुटकी नमक लीजिए। ये अच्छे से घोल कर आप उसको घर में ओआरएस बना सकते हैं। और आप अगर आपको उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है ओआरएस से या फिर घर के दवाइयों से, तो आप फौरन स्वास्थ्य विभाग में जाइए, आप अपना विडाल टेस्ट कराइए और उसमें आप देखिए कि आप कितना कंटामिनेटेड हैं टाइफाइड से, और उसके हिसाब से आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा में जाकर आप अपना सही से उपचार कराएं। जी, नाजिया, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से, अमन। अमन, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते। मैम, मुझे 2-3 दिन से सुबह सुबह सर्दी लग रही है और दिन में मेरे पसीने आते हैं बहुत तेज। तो मैम किसके लक्षण हो सकते हैं मैम? ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। इसमें कोई और सिम्टम नहीं आता है, सिर्फ बुखार के बाद उनको पसीना आता है और बुखार के साथ बहुत ज़्यादा तेज कपकपी आती है। ये कॉमन है मलेरिया में। इसमें कमी सिम्टम्स में हल्का फुल्का कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग में जाके क्लोरोक्विन एक टैबलेट आती है, अपने उम्र और वजन के हिसाब से आपको प्रेस्क्राइब करेंगे डॉक्टर, आप वो दवा लीजिए। अमन, और कोई सवाल? थैंक यू। जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
तो यहाँ पर बुखार को लेकर भी मैं बात करूंगी। टाइफाइड में जो बुखार होता है, क्या इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितना ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर कितना घातक होता है? टेम्परेचर भी हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि कितने से, अगर 98 से ऊपर कितना हो तो हमें तुरंत इसको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, मेडिकल टर्म्स में ये डिक्लेयर्ड है कि टेम्परेचर मौसम के हिसाब से भी बदलता है लोगों का। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यूजुअली हम कोई दवा फीवर के लिए प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। हाँ, अगर 100 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, चाहे वो 104, 105, 101 जितना भी हो, उसके लिए हम पैरासीटामोल देते हैं। और हम उम्र के हिसाब से देते हैं। अगर 18 साल से कोई भी बड़ा इंसान है तो हम उसको 650 mg SOS देते हैं। मतलब जैसे ही सिम्टम आए वैसे ही वो ले ले। और एक पैरासीटामोल के, 2 पैरासीटामोल गोली के बीच में 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 4 से 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। जी, एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, रोहित। रोहित, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार मैम। मैम से मेरा सवाल ये है कि 2-3 दिन से मेरे गले में खराश है। क्या मुझे कुछ वैसी दवाई लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है। कहीं बारिश है तो कहीं बहुत ज़्यादा धूप है। और कोरोना काल तो ऐसे ही चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप शुरुआती दौर में ही कोविड-19 RT-PCR का टेस्ट करवाइए। और अगर ये शुरुआती सिम्टम हो, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ये ऐसा है तो आप उसका शुरुआती माइनर सा ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर सोर थ्रोट है, उसके साथ अगर फीवर भी आ रहा है तो एक एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एजिथ्रोमाइसिन। वो ज़्यादातर बैक्टीरिया को कवर करती है, तो आपको वो लेनी चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की। वो बहुत असरदार है। रोहित, और कोई सवाल आपका? शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करते हैं, आपने कहा कि उम्र के हिसाब से दवाई दी जाती है, लेकिन कभी कभी अक्सर हम ये देखते हैं कि ज़्यादा हैवी होने की वजह से कुछ लोगों को बेचैनी होती है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? क्या कंटिन्यू करनी चाहिए दवाइयाँ या पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जी, ये बिल्कुल है कि ये केमिकल्स हैं। ये पहले तो सभी को अपने चिकित्सक के मशवरे पे ही दवा लेनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप पिछली बार जो दवा लेके आए हैं, आपको फिर दिक्कत अगर वैसी शुरू हुई है तो आप फिर वही दवा ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्थिति इससे और ज़्यादा खराब हो सकती है। आपको अगर ऐसा आपने कभी किया, कभी उलझन बेचैनी हुई आपको, तो फौरन आपको नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग में जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि वो ब्लड में आप जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे वो उतना ही ज़्यादा यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से दवा निकलेगी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अगर कभी किसी ने ऐसी गलती अनजाने में कर दी हो तो। जी, एक दर्शक बिहार से विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, पूछिए विनय। मेरी बॉडी में ना दर्द रहता है पूरे। एक बार दोबारा से दोहराइए। बॉडी में दर्द रहता है पूरी में। बॉडी में दर्द रहता है, अच्छा। हाँ जी। आपकी उम्र क्या है? विनय, आपकी उम्र क्या है? हेलो, 21 21 साल। 21 साल है। वैसे तो आपको इस उम्र में कोई दर्द वर्द की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो हो सकता है कोई छुपी हुई बीमारी चली आ रही हो, या फिर ऐसे ही मौसमी कोई दिक्कत हो आपको अपना पूरा एक तो वो करवाना चाहिए। आप साल में मैं सोचती हूँ कि साल में एक बार सबको अपना बॉडी फुल चेकअप कराना चाहिए, ताकि कोई अगर छोटी मोटी बीमारी अंदर पनप रही हो तो इंसान को शुरुआत में ही पता चल जाए और उसका उपचार हो सके। और वैसे ही इनको अगर बॉडी एक है तो इनको मल्टीविटामिन और कैल्शियम और आयरन लेना चाहिए, जिससे ये छोटी मोटी कमजोरी हो सकता है, ये ऐसा कोई हेक्टिक वर्क कर रहे हो जिनको ये कमजोरी और वीकनेस और बॉडी हो रहा हो। जी,
टाइफाइड की हम बात कर रहे थे नाजिया, यहाँ पर टाइफाइड में क्या ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, क्या ये चांसेस होते हैं? जी, ऐसे चांसेस होते हैं कि टाइफाइड में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और बहुत अच्छा से शुरुआती दौर में ही लोगों को करवा लेना चाहिए, नहीं तो ये कॉज कर देता है बड़ी बड़ी बीमारियों में। तो इसलिए इसका शुरुआती 7 से 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। ये शुरुआती दौर में अगर लोग कर लें तो ये टाइफाइड बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। और ये भी कई लोगों में ये भी देखा गया है कि एक बार जिसको टाइफाइड हो जाता है फिर उनको लगातार अक्सर 2-3 सालों में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं कि उनको फिर से वही सिम्टम्स आते रहते हैं नजर। तो इसलिए अपने खान पान पे अपनी पर्सनल चीज़ों का लोगों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि वो पहला संक्रमण ही ना हो। जी, आगे और बढ़ेंगे, लेकिन ओम प्रकाश फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। ओम प्रकाश, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैडम, मैं जो है ना, जी। मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, रात को बुखार लगती है, रात को ठंड और लगने लग जाती है। जी, आपको अगर ऐसी दिक्कतें हैं कि रात में ठंड ज़्यादा लगती है तो ये मलेरिया के सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि मलेरिया में ही रात में बुखार और जूड़ी के साथ चढ़ता है, कपकपी आती है और फिर वो सुबह तक पसीने के साथ उतरता है। तो ये आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आपको अपना मलेरिया का जांच कराना चाहिए। प्रॉपर मलेरिया की जांच होती है, उसमें 4 तरह के चार तरह की नाशक वो टाइप्स होती हैं उसकी, उसमें से आपको पता चलेगा, फिर उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवा प्रेस्क्राइब करेंगे। इसलिए आप प्लीज स्वास्थ्य विभाग में जाके इसके रिगार्डिंग आप अपना बॉडी चेकअप कराइए। जी, नाजिया, यहाँ पर आपने कहा था कि टाइफाइड अगर किसी को एक बार हो जाता है तो हो सकता है कि आगे चलकर भी 1 साल में 2 साल में उसको दोबारा से समस्या हो सकती है, दोबारा से हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो, क्या इसके लिए भी इलाज संभव है, ऐसा कि परमानेंट इलाज इसका हो जाए, दोबारा ना हो? जी, एक्चुअली देखिए, पहला संक्रमण होता ही इसलिए है कि लोग अब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अधिक खाते हैं, पानी का ख्याल नहीं रखते और कहीं मतलब जो वो चीज़ खा रहे हैं वो प्रदूषित रहती है, मतलब कंटामिनेटेड रहती है। तो जब पहली बार हो जाता है इंसान झेल लेता है, और अगर वो चीज़ दोबारा नहीं करेगा, मतलब वो चीज़ वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएगा। देखिए, बैक्टीरिया है, अब हम इसका कंटामिनेशन वाटर में और फूड पार्टिकल्स में हम नहीं रोक सकते हैं। एक बार जब उसने अटैक कर दिया उसके बाद फिर वो बॉडी को अपने लिए वो कर लेता है, और फिर वो दोबारा भी आसानी से हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको हो चुका है उसी को हो, लेकिन हाँ ये होता है कि जिसको पहली बार हुआ है क्या उससे फ्रीक्वेंटली भी दोबारा हो जो असर सकता होता है वो नाजिया, क्या ये ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंटली भी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर दोबारा किसी को हुआ है और पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद वो कुछ दिन ठीक रहा हो, फिर अचानक से उसको 1 महीने के अंतराल में ही हो जाए दोबारा से? देखिए, हाँ ये ऐसा हो सकता है कि उसके स्ट्रेन का कंसंट्रेशन, एक्चुअली टाइफाइड का एक कंसंट्रेशन होता है स्ट्रेन का, जैसे साल्मोनेला टाइप की बैक्टीरिया है, जब हम विडाल टेस्ट उसका कराते हैं तो इसका एक कंसंट्रेशन का, नॉर्मली सब में थोड़ा मोड़ा कंसंट्रेशन बना रहता है, 1/60 सब में रहता है यूजुअली, लेकिन जब वो उससे बढ़ता है तब हम इसको टाइफाइड डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसका स्ट्रेन ऊपर नीचे ऐसा बना रहे, जिनमें एक बार हो चुका है, हो सकता है कि 15-20 दिन या 1 महीने बाद फिर उसका लेवल बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर टाइफाइड के साथ अगर किसी को फैटी लीवर की भी दिक्कत हो तो क्या उसके सिम्टम्स भी वही होंगे कि आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप जो भी खाओगे वॉमिट कर दोगे, और टाइफाइड में भी हम देख रहे हैं कि जो भी इंसान खा रहा है वो वॉमिट कर देता है, तो इसमें फिर फर्क कैसे पहचाने और इलाज किस बीमारी का कैसे करवाएं? जी, फैटी लीवर में यूजुअली ग्रेड्स होते हैं। पहला तो यूजुअली 1 वाला 50% लोगों में फैटी लीवर चेंजेस, ग्रेड 1 तो 50% में आप देख लेंगे। लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनमें फैटी लीवर चेंजेस हैं, उसके ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन
हाँ, जिन्हें ज्यादा बढ़ता है, जिसमें डिजेनरेशन फैटी लिवर्स का ज्यादा बढ़ता है, ग्रेड 1 से ऊपर जाता है, उनमें अक्सर फीवर और लूज मोशन की दिक्कतें बनी रहती हैं। और उसकी खास तौर से वजह यही होती है कि उनको टाइफाइड हुआ रहता है और उनको पता भी नहीं रहता है कि उनको टाइफाइड पहले कभी हो चुका है। क्योंकि हम लोग यूजुअली छोटी मोटी बीमारी के लिए इतना एंटीबायोटिक वैसे ही खाते रहते हैं कि वो अपना स्ट्रेन कम ज़्यादा करता रहता है। तो ये फैटी लीवर तो अगर ग्रेड 1 है तो हम लोग को यूजुअली पता नहीं रहेगा। हाँ, अगर उससे बढ़ेगा तो फीवर और लूज मोशन और पेट में दर्द की शिकायत जो अक्सर लोग करते हैं, जॉन्डिस हो जाना, ये आम है। तो जब ग्रेड 1 में है तो क्या उस दौरान भी कुछ ऐसे हल्के फुल्के सिम्टम होते हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, पहचान की जा सकती है? जी, कुछ लोगों में अगर ग्रेड 1 है तो पेट में दर्द वो कंप्लेन करते हैं और लूज मोशन की भी अक्सर कंप्लेन करते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो अक्सर उसमें फैटी लिवर चेंजेस ग्रेड 1 आता है। जी, एक दर्शक हिसार से सुल्तान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुल्तान, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। जी है। ये हमारी मेरी गिरवाई है नहीं, मैं जल्दी से बुखार है जी। जी हेलो, फिर से बताइए। वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ को बुखार है, और क्या दिक्कत है सुल्तान जी? ये तो पथरी की शिकायत है जी, 22 mm की पथरी है। कहाँ पथरी है उनको? एक तो पथरी किडनी तो में होती है और एक गॉल ब्लैडर में होती है, उनको कहाँ है? गुर्दे में जी, गुर्दे में। गुर्दे में पथरी बता रहे, किडनी में? हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी। अगर किडनी में है तो हो सकता हाँ है जी। कि वो इन्फेक्शन हो रहा हो उसमें, इस वजह से वो उनको फीवर आ रहे हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ये है कि आप एक प्रोसीजर होता है छोटा सा लिथोट्रिप्सी, जो गुर्दे के अंदर ही पथरी को इस दूरबीन के जरिए से तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पीसेस में। तो वो पेशाब के रास्ते आसानी से खुद ब खुद निकल जाती है, और उसकी दवा भी होती है जो कि उसको पथरी को घोल देता है। तो वो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग में जाके उसको दिखवाएं, तो ये बहुत आसानी से ये ठीक हो जाता है। बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन होता है लिथोट्रिप्सी, दूरबीन के द्वारा पथरी को तोड़ा जाता है, किडनी की पथरी को। जी, शुक्रिया सुल्तान फ़ोन करने के लिए। नाज़िया जी, यहाँ पर एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी फैटी लीवर को लेकर कि अगर किसी का फैटी लीवर है, डबल फैटी लीवर में क्या ज़्यादा खतरा हो सकता है? जी, एक्चुअली डबल फैटी लीवर वापस से रिवर्स नहीं करता है, तो इसमें डैमेज ज़्यादा होता है। तो इसमें ये रहता है कि जी क्या वो मेडिसिन से दोबारा से उसी साइज में नहीं हो सकता अगर वो उसका साइज बढ़ गया है तो? नहीं, वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। वो एक ही बार फैटी लिवर का ये होता है कि वो एक बार अगर हो गया तो वो हम दवा से उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, हम उसका इन्फेक्शन वहीं रोक सकते हैं कि जितना उसने इन्फेक्ट किया है वहीं पर रुक जाए और आगे ना बढ़े। लेकिन हम उस जो खराब हो गया है लीवर को, हम उसको वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, जिनका ये रहता है लिवर के बारे में ये होता है कि जिनका 35 to 40% लिवर बचा रहता है, उनका प्रोसेस नॉर्मल रहता है। और अगर जिनका 35 to 40% से ज़्यादा लिवर डैमेज हो जाता है, उनका फिर से ट्रांसप्लांटेशन होता है। वो कोई भी डोनर लेके ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस लिवर बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी एनवायरनमेंट को वो कर लेता है। लिवर बहुत ज़्यादा माना जाता है, मेडिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव माना जाता है। जी, नाज़िया, एक दर्शक साहिल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? साहिल, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी मम्मी के लिए पूछना चाहता हूँ जी, कि हमने मम्मी का कुछ टाइम पहले टेस्ट करवाया था, तो उनका कुछ फैटी लीवर आया था। तो फिर दोबारा जब टेस्ट करवाया था उस टाइम में तब नॉर्मल आया था। बट मम्मी को क्या होता है कि रात को जैसे कुछ भी खाती है, चाहे नॉर्मल खिचड़ी भी खाए, नॉर्मल खाना मिले, तो फिर रात को सोने से पहले सोती है ना, उसके बाद डकार आने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। इतना डकार आते हैं, वो
चाहे नॉर्मल खाना हो कुछ हो तो फिर सोने में दिक्कत होती है। तो ये विकार का रीजन क्या है? फिर आप जी, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि उनकी मदर का पहले फैटी लीवर था, लेकिन अब जब दोबारा टेस्ट कराया तो अब नॉर्मल है, लेकिन अब जब वो कुछ भी नॉर्मल भी खाती हैं, हल्का फुल्का भी खाती हैं, तो उसके बाद उनको जब वो सोती है तो डकार की दिक्कत होती है और वो उससे काफ़ी परेशान होती है, सो नहीं पाती हैं। तो वो उनको ही ऐसा रहा होगा कि अब ये नॉर्मल बावल सिंड्रोम होता है, वो उसकी वजह से उनको डकार की दिक्कत होगी। लिवर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अल्ट्रासाउंड में लिवर नॉर्मल है तो उनसे कहिए, अगर उनको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है तो वो डाइजिन की 2 चम्मच सिरप पिया करें सुबह दोपहर शाम, तो उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और उनको जलन और ये सब डकार वाली दिक्कतें नहीं रहेंगी। शुक्रिया साहिल फ़ोन करने के लिए, और शुक्रिया नाजिया जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों का जवाब हम दे पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।